की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, साथ ही आईटी एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट includes all the electrical and electronic gadgets and devices that are no longer in use। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि अभी एट प्रेजेंट यूज में नहीं है। और अगर हम बात करें ई वेस्ट मैनेजमेंट की, तो बेसिकली ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का, रिसाइकल करने का, डिस्पोज करने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट। जिस कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल फोन को, टीवी, टैबलेट, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब को हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है ये ई वेस्ट क्रिएट करता है। जो हम लोग यूज नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी लाइफ एंड हो चुकी है। अगर हम ई वेस्ट की बात करें, तो ई वेस्ट जो है नॉर्मल जितना वेस्ट होता है उससे उसमें मोर देन 5% जो हिस्सा होता है वो ई वेस्ट का होता है। इसलिए ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना, मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि इन्वायरमेंट को और सोसाइटी को नुकसान ना हो। अगर हम बात करें कि ई वेस्ट प्रॉब्लम क्यों है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ई वेस्ट को इधर उधर कहीं पर ग्राउंड में फेंक देते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं फेंकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमारे सिस्टम के लिए, मतलब जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे केस में हमें ये चाहिए कि प्रॉपर तरीके से हम उसका डिस्पोज कर सकें। दूसरा क्या है कि इससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पे भी बहुत ज्यादा असर होता है, साथ के साथ ही हमारी हेल्थ पे भी असर होता है। अगर इन्वायरमेंट की बात करें, तो इन्वायरमेंट में जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन होता है, उसी तरह से अगर ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह होता रहे, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है, हमारे खाने पीने की जो चीजें होती है उसके साथ हमारी बॉडी में आती है। इसके वजह से हेल्थ के लिए भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें क्या चाहिए कि इसको प्रॉपर तरीके से हम डिस्कार्ड करें, डिस्पोज करें, ताकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बात करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट की, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड की बात करें, तो मेथड होता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कॉमन चीजें डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोग रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। अगर हमें ई वेस्ट करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ई वेस्ट है उसको हम प्रॉपर तरीके से गैदर करेंगे, अपने होम से, ऑफिस से, या जहां पर भी ई वेस्ट क्रिएट होता है वहां से। फिर हमें क्या करना है, उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करेंगे। जैसे क्या है कि बैटरी को अलग साइड में रखेंगे, पार्ट्स हैं उसको अलग रखेंगे। कहने का मतलब है कि जिस तरीके का टॉक्सिक होगा, जैसा टाइप होगा, जितना हार्मफुल होगा, उतने अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें
कि हमें किसका डिस्पोज कैसे करना है, साथ ही रिसाइकल किसका होगा और रीयूज किसका होगा। अगर हम डिस्पोज करते हैं तो जिस जो नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब जिसकी हम रिसाइकल नहीं कर सकते, उसे हमें डिस्पोज करना होगा। जिसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं उसको हमें रिसाइकल करना होगा। जिससे क्या है कि जो वेस्ट है वो कम से कम हो। तो बेसिकली ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसका हम यूज करके ई वेस्ट मैनेजमेंट को, ई वेस्ट को कम से कम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि ई वेस्ट मैनेजमेंट में तीन चीजें होती है, तीन स्टेप्स होते हैं मेनली। एक होता है रिड्यूस, एक रिसाइकल और एक रीयूज। तीन मेथड्स होते हैं। अगर हम बात करें रिड्यूस की, तो रिड्यूस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कम से कम ई वेस्ट क्रिएट हो। इसीलिए जितनी जरूरत है हम सिर्फ उतना ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्रिएट करेंगे, परचेज करेंगे। इस तरह से हम लोग ई वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक है वो कल का ई वेस्ट बनना है। आज जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में उसकी लाइफ खत्म होगी, वो यूज के लायक नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे क्या है, ई वेस्ट क्रिएट होगा। तो इसलिए जरूरत है कि हम कम से कम इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदें, जिससे कि हमारा ई वेस्ट भी कम से कम हो। ऑल्सो दे शुड be used to their maximum capacity and discarded only after their useful life has ended. Good maintenance of electronic devices also increases the life of the devices. मतलब क्या है कि पहली बात तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी हमारी जरूरत है सिर्फ हम उतने डिवाइस ही परचेज करें। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी डिवाइस को परचेज करते हैं तो उसकी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक हम उसका यूज कर सकें, ताकि कम से कम वेस्ट क्रिएट हो। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको खरीदते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, इससे भी क्या है कि जो डिवाइस है उसकी लाइफ इंक्रीज होती है, और जितनी ज्यादा लाइफ होगी उतना कम से कम वेस्ट क्रिएट होगा, उतना हम लोग कम सामान परचेज करेंगे। तो जब कम परचेज होगा तो वेस्ट भी कम होगा। तो ये बेसिकली रिड्यूस का मतलब था। नेक्स्ट है रीयूज। अगर हम बात करें रीयूज की, तो रीयूज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कुछ पार्शियल मॉडिफिकेशन के बाद, स्लाइट मॉडिफिकेशन के बाद उसको हम रीयूज कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट आफ्टर स्लाइड मॉडिफिकेशन। The electronic equipment that is still functioning should be donated or sold to someone who is still willing to use it. मतलब क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई डिवाइस फंक्शनिंग हो, लेकिन हम अपने शौक की वजह से क्या करते हैं, उसको इधर उधर वेस्ट के रूप में दे देते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जो हमारा डिवाइस फंक्शनिंग है उसको हम आइदर डोनेट कर दें या किसी के हाथ बेच दें, ताकि जो आदमी परचेज करेगा, अगर हम डोनेट या सेल नहीं किए होते तो वो पर्सन डिवाइस को खरीदता। तो वही डिवाइस हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया कि उसमें सपोर्ट किया कि वेस्ट हमारा कम हो। तो इस तरह से हम किसी भी डिवाइस को रीयूज करके और वेस्ट को क्रिएट, मतलब कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट लोअर प्राइसेस इज कॉल्ड रिफर्बिशिंग। रिफर्बिशिंग यानी जो भी है डिवाइस यूज्ड है और यूज करने के बाद अभी भी वो यूज के कंडीशन में है,
लास्ट है रिसाइकल। मतलब रिड्यूस से हमने क्या किया कि जो डिवाइसेस है उसको हमने लिमिट कर दी। रीयूज में क्या है कि उस डिवाइस को हम जितना ज्यादा यूज कर सकते थे उतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। रिसाइकल में क्या है, बेसिकली रिसाइकलिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किसी अदर चीज में कन्वर्ट कर देता है, तो इसे हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। रिसाइकलिंग से क्या है कि कोई पर्टिकुलर चीज अगेन एंड अगेन सेम या किसी डिफरेंट मैनर में यूज हो सकता है, तो जब तक यूज होता रहेगा तब तक वो वेस्ट क्रिएट नहीं होगा। ओनली दोज प्रोडक्ट्स शुड बी रिसाइकल्ड दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, रिफर्बिश्ड और रीयूज्ड। मतलब ऐसा चीज जिसको हम लोग ना रिपेयर कर सकते हैं, ना रिफर्बिश कर सकते हैं, ना रीयूज कर सकते हैं। तो जो टोटली वेस्ट है वो अगर रिसाइकल हो सकता है तो उसको हम रिसाइकल कर देंगे। प्रमोट रिसाइकलिंग of e-waste, many companies and NGOs are providing door-to-door pickup facilities for collecting the e-waste from homes and offices. बहुत सारे कंपनी और एनजीओ ऐसे हैं जो कि डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो होम से कलेक्ट करें या ऑफिस से करें। तो ये कुछ रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज तीनों तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग ई वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। कुछ और तरीका है, जैसे क्या है कि अगर हमें रिसाइकलिंग करनी है तो ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलर का यूज कर सकते हैं, कि जो रिसाइकल करता है हम उसके पास अपनी ई वेस्ट लेकर के जाएंगे और उसको रिसाइकल करेगा। अवॉइड डंपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन रेगुलर ट्रैश। जैसे कई बार कोई हमारा सामान खराब हो जाए तो उसको उठा करके हम डस्टबिन में न डाल दें, रेदर देन उसको हम इकट्ठा करें, एक ही कैटेगरी के आइटम को हम एक साथ रखें, जिससे कि क्या होगा कि वो रेगुलर तरीके से डंप ना हो और उसको हम जब चाहें रिसाइकल करवा सकते हैं। डोनेट और रीयूज वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क में हो सकता है उसको हम डोनेट करेंगे या फिर रीयूज करेंगे। जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है या फिर टेक बैक प्रोग्राम है उसको हम सपोर्ट करेंगे, ताकि ई वेस्ट जो है वो कम से कम हो। तो ये कुछ तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ई वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ई वेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। दूसरा टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो ये आईटी एक्ट आई थी वो 2000 में इफेक्ट में आई थी। अगर हम बात करें आईटी एक्ट की, तो आईटी एक्ट 2000 एक ऐसा लॉ था जो कि रीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का, ई गवर्नेंस का और साइबर क्राइम, डेटा सिक्योरिटी, ये सब को भी एड्रेस कर रहा था। तो ये बेसिकली आईटी एक्ट का मेन प्रोविजन था। आईटी एक्ट इसलिए यूज कर रहे थे ताकि लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर सके। आईटी एक्ट aims to facilitate electronic communication and transaction while ensuring the safety and confidentiality of electronic information। कहने का मतलब क्या है कि जो आईटी एक्ट है उसका मेन मकसद ही यही था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सिक्योर्ड रहे और कॉन्फिडेंशियल रहे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई हम स्मार्टफोन परचेज करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से,
तो ई कॉमर्स वेबसाइट से स्मार्टफोन परचेज करते हैं, जब हम पेमेंट के लिए कार्ड डिटेल या फाइनेंशियल डिटेल डालते हैं तो उसके लिए ओटीपी, सीवीवी वगैरह मांगा जाता है, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो सके। तो इस तरीके से क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम आईटी एक्ट के की कंसेप्ट को देखना चाहें तो मेन क्या है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर। जो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और डिजिटल सिग्नेचर है, दोनों को लीगल ठहराया गया है इस आईटी एक्ट में, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे भी क्लेम कर सकते हैं और किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए, मतलब डिजिटली अगर सिग्नेचर किया हुआ है तो वो भी वेरीफाइड माना जाता है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम ऑफेंसेस लाइक हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड साइबर स्टैकिंग। जो ये आईटी एक्ट है उसमें साइबर क्राइम ऑफेंस को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे हैकिंग है, डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग है, फिशिंग है। इस सब को साइबर क्राइम के अंदर आईटी एक्ट में रखा गया है और पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है आईटी एक्ट, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जा सके, इंफॉर्मेशन को सही तरह से ट्रांसमिट किया जा सके। तो इसके लिए भी रेगुलेट किया जाता है जो भी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव एंड पर्सनल डेटा, जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम किया जाता है, और साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी हैं प्रोविजन, उस प्रोविजन को ये आईटी एक्ट जो है इंक्लूड करता है, ताकि उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट पनिशमेंट हो वो आईटी एक्ट के थ्रू मिल सके। इस आईटी एक्ट को 2008 ईस्वी में अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि इसमें डेटा प्रोटेक्शन और साइबर टेररिज्म की कोई बात नहीं थी। तो जब 2008 में इसको रिवाइज किया गया तो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड और साइबर टेररिज्म से रिलेटेड इसमें प्रोविजन आया, और ये रिवाइज्ड आईटी एक्ट 2008 कहा जाता है। हम लोग की पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला की पॉइंट जैसे है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन परचेज करें या फिर किसी तरह का हम लोग जैसे कुछ चीज खरीदते हैं तो उसका पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं, या ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू परचेज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को वैलिड कहा गया। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की हम बात करें तो जो आजकल जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर कह रहे हैं, तो आईटी एक्ट बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज किया फिजिकल सिग्नेचर के इक्विवेलेंट, ताकि जैसे कोई पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या हम लोग कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं उसमें डिजिटली वेरीफाइड होता है तो उसको लीगल माना जाता है। when you electronically sign the purchase agreement on website, it holds same legal weight as physical signature। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो हम सिग्नेचर नहीं करते, सिर्फ हम वहां पर नाम लिखते हैं। तो वो जो है लीगल सिग्नेचर की तरह माना जाता है, फिजिकल सिग्नेचर की तरह। तो बेसिकली जो ये डिजिटल सिग्नेचर है इसको भी हर जगह पर वैलिड माना गया है आईटी एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। आईटी एक्ट includes provision for data protection and privacy. The e-commerce website is obligated to take necessary measures to protect your personal and financial information from unauthorized access or misuse.
they have a privacy policy in place and data any data collection and processing must be done with your consent. कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ परचेज करते हैं तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, तो वो हमारे बिना कंसेंट के कहीं पर शेयर नहीं हो सकता। इस तरह का रूल बनाया गया है इस आईटी एक्ट में। साइबर क्राइम प्रोविजन, साइबर क्राइम प्रोविजन का मतलब है कि आजकल जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे रिलेटेड पनिशमेंट का प्रोविजन है। जैसे कोई अगर हैकिंग हो जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाए किसी डेटा का, डेटा थेफ्ट हो जाए या गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाए, तो इसके लिए क्या आईटी एक्ट जो है वो एक तरह का लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्लेम कर सकते हैं। ये मेनली आईटी एक्ट के बारे में था। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज while टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी को लेकर के जो हमारे सोसाइटी है उसमें काफी सारे कन्फ्लिक्ट आते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल जो है वो ना तो जेंडर के आधार पे होना चाहिए इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिसेबिलिटी के आधार पे। क्योंकि रही बात जेंडर की, तो जेंडर के केस में भी चाहे वो मेल हो या फीमेल, हर किसी को इक्वल राइट्स दिया जा रहा है। ऐसे ही जो डिसेबल्ड है वो भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह भी उनका भी राइट है। तो इसीलिए किसी भी तरह से सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि क्या-क्या जेंडर इश्यूज और डिसेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे क्या है, प्री कंसेप्ट नोशन। कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो बॉयज होते हैं वो टेक्निकल थिंग में ज्यादा आगे होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो ऐसा कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आजकल जो गर्ल्स है वो कंप्यूटर यूज नहीं करती हैं। गर्ल्स भी कंप्यूटर अच्छी तरह से या टेक्नोलॉजी यूज करती हैं। तो ये जेंडर इश्यूज होता है जनरली आज के टाइम पर भी। इंटरेस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम प्रिमिटिव ईयर्स। शुरू में ही जैसे क्या होता है कि कई बार जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे जो बॉयज होते हैं वो कंप्यूटर का यूज करके स्मार्टफोन वगैरह यूज करके गेम खेलते हैं, और ज्यादातर जो गेम वगैरह भी बने हुए हैं वो बॉयज सेंट्रिक बने हुए हैं। बॉयज का जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर में ज्यादा बनाता है। तो ये चीज जो है ये जेंडर इश्यूज होते हैं। कुछ और भी हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है जेंडर गैप इन एक्सेस। गर्ल्स एंड वुमेन हैव may have less access to computer due to cultural and economic barrier। कई बार हमारे समाज में ऐसा होता है कि बॉयज को हमें आगे बढ़ाते हैं और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या कोई भी कंप्यूटर हो उसको हम जल्दी देते हैं, लेकिन जो हमारी वीमेन है या फिर गर्ल्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं इन सब चीजों से टेक्नोलॉजी से वंचित रखते हैं। और उसका कारण क्या है, तो कल्चरल और इकोनॉमिक बैरियर है। अगर हम बात करें स्टेरियोटाइप की, तो कई बार क्या होता है कि जो जेंडर बायस्ड है, जेंडर बायसनेस क्या करता है, जो गर्ल्स को है टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करने के लिए डिस्करेज किया जाता है। कहा जाता है सिंपल डिग्री कर लो, टेक्निकल डिग्री के लिए बॉयज को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि लैक ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स इन टेक कैन इफेक्ट मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन। हालांकि आजकल उतना नहीं है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बहुत सारी गर्ल्स है, फीमेल है, तो जिसको हम लोग रोल मॉडल बना सकते हैं और उससे मोटिवेशन ले सकते हैं, और हम लोग भी टेक्निकल फील्ड में यानी गर्ल्स भी टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या है कि फिर भी जेंडर इश्यूज तो है, आम तौर पर ऐसा होता है। ये हम
भले ही हर जगह नहीं होता, लेकिन मानना पड़ेगा अभी भी बहुत सारे जगह पे ऐसा किया जाता है। क्लासरूम डायनेमिक क्लासरूम डायनेमिक्स की अगर हम बात करें, तो जो कई बार बॉयज होते हैं, वो कंप्यूटर यूज या डिस्कशन में डोमिनेट कर देते हैं, और गर्ल्स जो है उस कंडीशन में चुपचाप बैठी होती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। तो इस तरह की भी चीजें हो सकती है। तो ये बेसिकली जेंडर इश्यूज थे, जो कि आजकल टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में सोसाइटी में हो रही हैं, आजकल भी हो रही हैं। हालांकि आजकल थोड़ा कम हो गया है, पहले और भी ज्यादा होता था। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, तो डिसेबिलिटी इश्यूज में क्या होता है कि कई बार जो टीचिंग मटेरियल और एड्स होते हैं, वो टेक्निकल वाली नहीं होती है। तो इससे क्या है कि जो डिसेबल्ड हैं, जो CWSN चाइल्ड हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें, तो क्या है, मे रिक्वायर असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज स्क्रीन रीडर, एडेप्टिव कीबोर्ड। आमतौर पे क्या होता है कि जो स्कूल वगैरह की हम बात करें, तो वहाँ पर कंप्यूटर जो होते हैं नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं। लेकिन जो बच्चा डिसेबल्ड है, उसका ध्यान में रख करके हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है जो उस मतलब जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वो उसको यूज कर सके। लेकिन ये चीज होना चाहिए कि उस तरह के बच्चों के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोविजन है। विजुअल इम्पेयरमेंट विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि जो बच्चा विजुअली चैलेंज्ड है, उसको स्क्रीन मैग्नीफायर, टेक्स्ट टू स्पीच टूल या ब्रेली डिस्प्ले इसकी जरूरत है, लेकिन आमतौर पे ये नहीं होता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में जिसको हियरिंग की प्रॉब्लम है, उसके लिए सब टाइटल्स होने चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होने चाहिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के डिसेबिलिटी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इन डिसेबल्ड बच्चों को एप्रोप्रिएट एड्स नहीं मिल पाते हैं, जिसका कि ये यूज कर सके। तो ये जेंडर और डिसेबिलिटी इश्यूज थे। अब बेसिकली हमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो हमें हमेशा इंक्लूसिव प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज करें जो हर किसी के लिए हेल्पफुल हो, चाहे वो आपका डिसेबल्ड चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई भी हो। प्रमोट इक्वल पार्टिसिपेशन एंड चैलेंज स्टेरियोटाइप। जैसे कई बार क्या है कि हम लोग जब ये सोच लेते हैं कि बॉयज जो हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड डिस्कशन ज्यादा कर रहे हैं और गर्ल्स कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रमोट करना चाहिए, चाहे गर्ल्स को जितना ही आए उसको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनको भी आनंद आए, मजा आए, और अगली बार वो भी जानने की कोशिश करें। तो बेसिकली हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल को जनरली प्रमोट करना चाहिए कि कोई भी तरह का बच्चा हो, हर कोई हर चीज को सीख सके। तो ये था मेनली जेंडर और डिसेबिलिटी इश्यूज, जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और हर किसी को इंक्लूसिव तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि हर स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के मामले में, कंप्यूटर के मामले में आगे बढ़ सके। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज मेनली हमने जो पढ़ा है, एक तो ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा है आईटी एक्ट के बारे में, और एक लास्ट टॉपिक था टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जिसमें हम लोग जेंडर और डिसेबिलिटी इश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस तरह से जो हमारा यूनिट था सोसाइटी लॉ एंड इथिक्स का, ये यूनिट खत्म हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी अगला टॉपिक होगा, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड है या नेक्स्ट टॉपिक हो, उसकी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।